तो बच्चों हम लोग यहाँ पे आज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर कन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था। ठीक है, उसी होमवर्क को लेके मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा जो साइक्लोब्यूटेन है बच्चों वो क्या है। ठीक है, इसमें ब्यूटेन सॉरी इसमें नॉर्मल ब्यूटेन बोला गया है। ठीक है, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन्स में कन्फॉर्मर्स कैसे बनते हैं है ना, वो बताऊंगा। इसके बाद प्रोपेन से स्टार्ट होगा। तो नॉर्मल ब्यूटेन में आपको पता है, नॉर्मल का मतलब होता है कि जहां बच्चों 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। तो 1 एंड 2 डिग्री बेटा आपके नॉर्मल चेन में प्रेजेंट होगा। तो आपके 1 2 3 एंड 4 कार्बन हो गए। बाकी इसके पास जोड़ दो, आपकी बची हुई बैलेंस है तो आपका हाइड्रोजन। अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे रोटेशन हमें कैसे कराना है और किस एटम के साथ कराना है, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका हाफ पार्ट यहाँ से, ये हाफ पार्ट। ठीक है, ये दोनों ही आपके हाफ पार्ट यहाँ से आपको दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच का सिंगल बॉन्ड है इसके अक्रॉस रोटेशन कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम इस अब क्वेश्चन बोलोगे सर इसका क्रॉस ही क्यों कराना है, मैं तो कहीं से भी कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आप करा सकते हो, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चंस बने हैं या जितनी भी थ्योरी डेवलप यहाँ पे हुई है अभी तक, आपका जो सिलेबस है वो जेई मेंस का है और जेई एडवांस का है। ठीक है, तो उसके सिलेबस के रिस्पेक्ट में हम डिस्कशन करेंगे। आप रोटेशन कहीं से भी कराओ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टैंडर्ड केस। आप रोटेशन कहीं से भी करो, एक बल्कि ग्रुप मिल जाएगा, बाकी 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, इधर 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो आप रोटेशन कहीं से भी करा सकते हो, बस आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और कहाँ पे मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल होगा, कौन सी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा हम लोगों ने बात किया था एक्स और बाई को लेके, तो आपको बच्चों पता है कि यहाँ पे अपन इस मॉलिक्यूल के अंदर एक्स पार्ट कौन सा मान लें, बताओ। इस मॉलिक्यूल के अंदर एक्स मान लिया है मैंने एक CH3, इस साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड का, और बाई हम लोगों ने वो भी मान लिया है CH3। क्लियर है, एक्स और बाई। जो ट्रेंड मैंने पढ़ाया था ना उसी ट्रेंड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इधर से मैंने एक CH3 मान लिया है, ये वाला एक CH3 एक्स, इधर से ये CH3 बाई। बाकी दो हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं और रोटेशन आप करा सकते हो। इसमें फर्स्ट अगर रोटेशन की अगर बात करो तो पहला देखो, सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या बनेगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका CH3, और जस्ट इसके बैक साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे CH3, इधर आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये पहली फॉर्म आपकी हो चुकी है बच्चों, एक्लिस्ट फॉर्म। दिस इज एक्लिस्ट फॉर्म, है ना, फुली एक्लिस्ट हो जाएगी ना ये तो। ठीक है, एक्लिस्ट फॉर्म हो जाएगी। और इस फॉर्म की जो एनर्जी है, हाँ रोहित बिल्कुल फुली एक्लिस्ट, आप फुली लिख लो ना, बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्लिस्ट लिखा है तो फुली एक्लिस्ट ही है, नहीं तो पार्शली होता है तो वहां लिखा जाता है। तो फुली एक्लिस्ट यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में जो एनर्जी आपकी आती है बेटा वो 19 किलो जूल पर मोल। जो पोटेशियम एनर्जी है ना वो 19 किलो जूल पर मोल। क्योंकि यहाँ रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, 2 CH3 है, CH3 आपको पता है बल्कि ग्रुप होता है, तो रिपल्शन ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होने वाला है। सभी क्लियर है, पहली फॉर्म। फिर इसके बाद अपन 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म आपकी जनरेट होती जाएगी। तो आप यहाँ से कंपेयर इसे कर सकते हो बच्चों, ये देखो फॉर्म ऊपर ड्रॉ भी की गई है। ठीक है, हाँ वो सारी फॉर्म आती जाएंगी। यहाँ देखो दोनों टाइप के प्रोजेक्शन आपको बताए गए हैं, यहाँ पे एक बार हम समझते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। ओके, यहाँ पे आप देखो अपनी आईज को यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 3D डायग्राम्स है उसके तरीके से आपको सोचना है। ये डैश और बैज ऊपर वाले हैं, ठीक है, नीचे देखो वही सेम फॉर्म है बच्चों। देखो ये वाली फॉर्म देखो ना, इस फॉर्म का इक्विवेलेंट ये है। ठीक है, इस फॉर्म का इक्विवेलेंट ये है, इस फॉर्म का इक्विवेलेंट ये है। तो एक साथ भी आप कंपेयर करके देखो जरा। पहले में क्या हो रहा है बेटा, देखो इधर CH3 है, यहाँ पे CH3 है, कोई रोटेशन नहीं है ना, सब कुछ वहां पे बराबर जैसा मॉलिक्यूल होता है वैसे ही दिया गया है। तो यहाँ भी देखो कोई रोटेशन नहीं है। तो ये जो पहली फॉर्म ऊपर वाली दिख रही है और जो ये वाली फॉर्म दिख रही है साउथ प्रोजेक्शन, अगर आप इस तरीके से देखो यहाँ पे, तो ये दोनों जो फॉर्म को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं, तो इसमें से क्या है, टोटल एंगल कोई रोटेशन तो है नहीं है यहाँ पे, तो आपका 0 डिग्री।
इसलिए इसको बोल सकते हैं हम टोटली एक्लिस्ट फॉर्म, है ना, फुली एक्लिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे हम वर्ड की यूज करते हैं, फुली बोल सकते हैं या टोटली बोल सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई वर्ड यूज कर लो। तो कोई रोटेशन नहीं है, तो पहली वाली फॉर्म जो है और ये जो आपकी नीचे जो फॉर्म दिख रही है, दोनों फॉर्म क्या है, इक्विवेलेंट है, कोई रोटेशन नहीं है। नेक्स्ट बच्चों 60 डिग्री का रोटेशन हम लोग करेंगे, तो देखो ये वाला CH3 है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है बेटा। आप फ्रंट बैक किसी को भी रोटेट करो, वो आपकी मर्जी है, कोई इश्यू नहीं है, फ्रंट को रोटेट करा लो, बैक को रोटेट, किसी को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ CH3 घुमाया तो 60 डिग्री पे CH3 यहाँ पे आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, क्लियर है ना। तो देखो ये मॉलिक्यूल बन गया। इस मॉलिक्यूल को बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड गॉची, गॉची फॉर्म बोल सकते हैं ना इसको, इसको हम गॉची फॉर्म बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है, गॉची फॉर्म। और बहुत बार इसको हम एक और वर्ड से यूज करते हैं, सिन फॉर्म, SYN, सिन फॉर्म भी बोलते हैं, गॉची फॉर्म भी इसको हम बोलते हैं, क्लियर है। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल में हम 60 डिग्री करेंगे रोटेशन, तो इसमें मैंने इस वाली फॉर्म को मैंने फिक्स कर दिया था, इसको रोटेट नहीं कराना है, फ्रंट वाले घुमाया मैंने, 60 डिग्री घुमाऊंगा मैं। तो जो CH3 अभी सिंगल लाइन पे दिख रहा था वो कहाँ पे आ जाएगा, वो देखो CH3 यहाँ पे बैच पे आ चुका है ना, और बाकी का हाइड्रोजन आपका डैश पे चला जाएगा, जो डैश पे था वो बैच पे जाएगा, बस इतना ही होगा रोटेशन में। तो ये सेकेंड मॉलिक्यूल, ये जो बी है, इस बी के साथ ये जो गॉची फॉर्म नीचे बन रही थी ना, ये इसके इक्विवेलेंट है, बराबर फॉर्म है। फिर से अपन कराएंगे वही 60 डिग्री रोटेशन कराएंगे, है ना। तो 60 कितना 120 हो गया। तो एक्चुअली फॉर्म CH3 ऊपर था ना, वो CH3 अब देखो कितना 120 रोटेट कर चुका है। तो ये वाला CH3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुंचेगा बच्चों, यहाँ पे, है ना, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुंचेगा, इस तरफ। बात समझ में आ रही है। तो देखो ये फॉर्म आपकी यहाँ पे हो चुकी है जनरेट, सभी क्लियर है। दिस इज एक्लिस्ट फॉर्म, यहां तक बच्चों क्लियर है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज पार्शली, ठीक है, दिस इज पार्शली एक्लिप्स्ड, करेक्ट, पार्शली एक्लिप्स्ड। और इसकी जो बेटा एनर्जी आती है इस एक्लिप्स्ड फॉर्म की आती है 16 किलो जूल। फर्स्ट वाली की थी 19, है ना, फर्स्ट वाली कितनी आ रही थी बेटा, फर्स्ट वाली की जो एनर्जी थी वो 19 किलो जूल पर मोल थी। तो उसकी एनर्जी अधिक क्यों थी, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या था, फुली एक्लिप्स्ड था। CH3 से रिपल्शन अधिक करेगा, यहाँ पे CH3 और CH3 के बीच में आपका जो एंगल है 120 आ गया, तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो बच्चों डिक्रीज ही करेगी ना। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। फिर उसके बाद फिर से अपन लोग कराएंगे वही रोटेशन, ठीक है, 60 डिग्री का। तो अब देखो कितना हो गया, 60 + 60 + 60 180 हो जाएगा ना। तो 180 मतलब ये देखो CH3 यहाँ पहुंच जाएगा और ये CH3 ऊपर, ठीक है ना, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, इधर वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, है ना, वो आ चुका है देखो ब्लैक कलर से जो दिख रहा है आपको। तो दिस इज एक्चुअली एंटी फॉर्म, 180 डिग्री आपको मिल रहा है एंगल, और मैक्सिमम डिस्टेंस है, रिपल्शन मिनिमम होने वाला है बच्चों। दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, सभी क्लियर है, बताओ जल्दी से। और यहाँ पे बच्चों कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, अप्रोक्स लगभग बेटा यहाँ पे 0 के क्लोज होती है, लगभग 0 के नियर अबाउट होती है, आप बात समझ लो, रिपल्शन यहाँ पे होने वाला नहीं है। क्या इतना कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ रहा है। यस, फिर वो स्टैगर्ड फॉर्म आ गई थी, फिर 60 कराओगे तो पार्शियल एक्लिप्स्ड मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप 360 तक रोटेट करा लो। हाँ प्रथमेश आपने सही किया था, 360 तक रोटेट करा सकते हो, क्लियर है ना, क्योंकि सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। विघ्नेश ने बोला है सर यहाँ एक्स वाई की जगह मिथाइल ग्रुप आए है ना। हाँ बिल्कुल, एक्स और वाई की जगह जो हम लोगों ने पहले ट्रेंड स्टार्ट किया था ना, जनरल ट्रेंड, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं आज के दिन। क्योंकि क्या है ना, डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेनेशन है। आप एक ही तरीके से एक ही रूल्स को याद रखो, एक्स और वाई, और उसके बेस पर रोटेशन कराना स्टार्ट करो अप टू 360 डिग्री। और शनमेश ने बोला है सर गौची में भी स्टैगर्ड है। हाँ गौची में भी स्टैगर्ड मिलता है, लेकिन वो परफेक्टली स्टैगर्ड नहीं होता। परफेक्टली जो स्टैगर्ड होता है ना, वो आपको 180 डिग्री पे ही मिलता है, ठीक है शनमेश, जहाँ पे रिपल्शन आपका मिनिमम हो जाता है। विघ्नेश ने कहा है सर यहाँ एक्स वाई की जगह मिथाइल ग्रुप, हाँ बिल्कुल वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, सभी क्लियर हैं। अपोजिट चाहिए, हाँ एक्स तो भाई अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट तो आपको CH3 मिल रहा था ना रोहित, हाँ बिल्कुल करेक्ट। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी का कर्व है, तो एक बार समझ लेते हैं। देखो हम लोगों ने पहली फॉर्म बच्चों बात करी थी, दिस इज टोटली फुली एक्लिस्ट फॉर्म थी, हाँ विग्नेश। नेक्स्ट वन इज गॉची फॉर्म, ठीक है, ये रोटेशन है बच्चों से आपके 60 डिग्री के बेस पे, है ना, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फिर से ये जो फिर से बेटा क्या मिल रही है, पहले कौन सी मिली आपकी फुली एक्लिस्ट, फिर कौन सी मिली गॉची फॉर्म, उसके बाद मिलेगा पार्शली एक्लिस्ट फॉर्म, ठीक है। देखते चलो, ये पार्शली एक्लिस्ट फॉर्म है, ठीक है, दिमाग में बैठाओ, अगर आपने किया होगा तो आपको समझ में आता जाएगा बच्चों, ठीक है। कोशिश करना आपको चाहिए था, ठीक है, घर में बैठ के आपको एक बार आंसर तो निकालना चाहिए था, ग्रुप पे सेंड करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पार्शली एक्लिप्स हो चुकी है, पार्शली के बाद बच्चों क्या आएगी, स्टैगर्ड फॉर्म आएगी, सो अपन ने एंटी फॉर्म बोला है, ठीक है, एंटी स्टैगर्ड, क्लियर है ना बेटा सभी को। उसके बाद फिर से आपकी आएगी पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना, CH3 हाइड्रोजन को ओवरलैप नहीं कर सकता, यहाँ भी CH3H को ओवरलैप नहीं करेगा, तो पार्शली एक्लिप्स्ड होगी। नेक्स्ट बच्चों कौन सी फॉर्म आएगी, गॉची फॉर्म आ जाएगी, देखो दिस इज गॉची फॉर्म। और सबसे लास्ट में अगर हम फिर से बात करेंगे तो आपको फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म फिर से मिल जाएगी। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? जैसे एक बच्चे ने भी आंसर किया था कि सर मैंने 360 डिग्री तक रोटेशन कराया, बिल्कुल सही है ना, करेक्ट है। यहाँ पे देखो 0 है, 60 है, 120 है, 180 है, 240 है, फिर 300 है, फिर आपका 360 है, करेक्ट है। तो आप देख भी सकते हो ना, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी थी बच्चों, है ना, ये आपका यहाँ पे बाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, थीटा मैंने इधर लिया है, इधर मैंने लिया है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो फुली एक्लिप्स्ड और ये लास्ट वाला ये फुली एक्लिप्स्ड, एनर्जी तो बराबर आ रही है ना बेटा दोनों की, सभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंपेयर करके देखो आप, है ना, तभी ग्राफ ग्राफ मैंने कल जैसे किसी बच्चे का डाउट था कि सर क्या सर सारे के सारे ग्राफ सेम आते हैं, तो नहीं बच्चों, सारे के सारे ग्राफ सेम नहीं आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्राफ सभी के सभी सेम नहीं आते हैं। हाँ एंटी के बाद लगभग रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है, एग्जैक्टली एंटी फॉर्म, यस यू कैन कंपेयर बेटा। यहाँ पे देखो एंटी फॉर्म में तो आपको रिपल्शन मिनिमम मिलेगा ना, तो मिनिमम का मतलब मैंने बोला था आपको कि सर यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, देखो बच्चों ये देखो सभी लोग, क्या जीरो आपको मिल रहा है? हाँ सर यहाँ पे जीरो मिल रहा है, फिर से चीजें रिपीट होंगी, अरे होंगी ना, जो यहाँ तक अपन आए थे तो यहाँ से यहाँ पे आने पे तो चीजें फिर से रिपीट होने लगेंगी। हाँ बिल्कुल आपने सही समझा है, बिल्कुल यही तो चाहिए बेटा। आप जब प्रयास करोगे ना तो आपको चीजें खुद आपको समझ में आएंगी कि यहाँ पे चीजें किस तरीके से आपकी हो रही हैं, ठीक है। और देखो फिर से कर्व क्या हो रहा है, देखो ये वाला पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो, क्या बराबर मिल रहा है एनर्जी में? हाँ सर बराबर मिल रहा है। तो 120 वाला देखो, और ये आपका किलो कैलोरी में भी एनर्जी लिखी है और किलो जूल में भी लिखी है, ठीक है दोनों। तो आप देख सकते हो 120 और 240 बराबर एनर्जी आ रही है ना, आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो बच्चों 60 वाला और ये 300 वाला, क्या दोनों की एनर्जी बराबर आ रही है? सर हाँ बिल्कुल मैच कर रही है। लास्ट बच्चों देखो यहाँ पे 360 और यहाँ पे आपका 0, तो यहाँ भी एनर्जी क्या हो रही है, बराबर सेट हो रही है ना। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर है? तो अपन जो बात कर रहे थे ना, ग्राफ एक जगह बीच में डिप होता है नीचे की तरफ, वो यही वाला है कि लोएस्ट हो जाता है, यहाँ पे जीरो आपको, यहाँ पे 0 किलो की समथिंग एनर्जी आपको मिल जाती है। क्या सभी क्लियर है? तो देखो यहाँ पे 3.6 है, ये 3.6 है, ये 0.9 है, ये 0.9 है, फिर बेटा यहाँ पे 5 किलो कैलोरी है, यहाँ भी 5 किलो कैलोरी है। कितने बच्चों को ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ, जल्दी से बता। चलो अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेन भी हम लोगों ने पढ़ रखा था, टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन को हम लोग एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज, कल मैंने पढ़ाया था आपको, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एडजेसेंट एक्लिप्स्ड बॉन्ड। इट इज एक्टिव एज टॉर्शनल एंगल, ठीक है। और थीटा आपका 0, 120 और 240। तो कौन कौन से एंगल बेटा, टॉर्शनल, अगर टॉर्शनल एंगल की मैं बात करूं तो ये टॉर्शनल एंगल्स आपको होते हैं 0 डिग्री वाले, 120 डिग्री वाले और आपके 240 डिग्री वाले, ठीक है, ये आपके होते हैं टॉर्शनल एंगल्स, ठीक है। इन व्हिच द मॉलिक्यूल्स हैज एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। तो आपको पता है, देखो अभी डिस्कस हम लोगों ने किया था कि 0 वाले हैं डिग्री वाले, 120 वाले हैं, 240 वाले हैं। या बच्चों या तो आपको फुली एक्लिप्स्ड मिलेगा या फिर आपको पार्शली एक्लिप्स्ड मिलेगा, इतनी बात क्लियर है सभी को? तो एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी तो बॉन्ड काफी क्लोज होते हैं, आपको पता है, तो उस समय यहाँ पे रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इसलिए इसको हम बोलते हैं टॉर्शनल एंगल्स पे एक्टिव ज्यादा होती है। इन विच द मॉलिक्यूल्स हैज एक्लिस्ट कन्फॉर्मेशंस, इट इज कंसीडर्ड ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशंस। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशंस में जो टॉर्शनल स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब बेटा रिपल्शन, ये रिपल्शन जो है वो आपका मिनिमम माना जाता है। कैसा बच्चों? मिनिमम रिपल्शन आपको माना जाता है, नियर अबाउट जीरो भी आपको डिफाइन किया जाता है जब आपका एंटी फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखो ये वाली फॉर्म में क्या है, टॉर्शन आपको डेवलप होगा, रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बिकॉज बॉन्ड्स काफी क्लोज होते हैं। और स्टैगर्ड जो फॉर्म थी, चाहे पार्शली स्टैगर्ड हो चाहे फुली स्टैगर्ड वाली एंटी फॉर्म हो, तो आप देख सकते हो 180 भी यहाँ पे आ रहा है, 60, 180 और आपका 300 ना, ये आपके यहाँ पे टॉर्शन स्ट्रेन बच्चों रिपल्शन कैसा होता है, नियर अबाउट जीरो होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? बॉन्ड एंगल के बेस पे समझ में आ रहा है टॉर्शन स्ट्रेन? अब देखो इसके बाद बच्चों समझते हैं वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन क्या है। तो वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, हाँ, वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, एटम्स वाला है ना, वही। तो इट इज द रिपल्शन बिटवीन द ग्रुप अटैच्ड एट द एडिशन बॉन्ड। ठीक है, द वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन द एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन and minimum in the anti-conformation, while intermediate in Gaussian conformations, it is almost zero. For hydrogen atoms, since the sum of van der Waals radii is less than the internuclear distance between two hydrogen atom. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही मिनिमम होता है हाइड्रोजन वाले केस में, वहां पे जनरली देखने को आपको मिलता ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, ये वाली एक फॉर्म बनाएगी ना, इसको आप कंपेयर करो, एक यहाँ पे कार्बन से सारे के सारे जो ब्लैक कलर से बनाएंगे ना एटम्स, कार्बन 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 एंड ए कार्बन, उसके पास 3-3 हाइड्रोजन है ना। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो देखो एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इनके पास बात करोगे तो बैलेंस ही आपको 2 बचेगी, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, ये सारे हाइड्रोजन डैश ऑफ एस पे लगाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, ये आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, और टोटली एक्लिस्ट फॉर्म है। टोटली एक्लिस्ट का मतलब क्या होता है बताओ बच्चों? फुली एक्लिस्ट है ना, फुली एक्लिस्ट। ओवरलैप करेंगे, आपको अच्छे से पता है, वो पता है ना CH3 वाला, ये CH3 पूरा, ये CH3 होल बल्कि ग्रुप, 3-3 हाइड्रोजन एटम है, तो एटम एटम के बीच में जो रिपल्शन होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन। बिल्कुल करेक्ट, 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये आपका हो गया है वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन। तो वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन बच्चों वर्क करता है एटम्स के बीच में। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग एंगल स्ट्रेन की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है और किस तरीके से आपका ये वर्क करता है। तो देखो बच्चों, एंगल स्ट्रेन को पहले तो हम समझ लेते हैं। एंगल स्ट्रेन में यस, इट इज अराइजेस ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन नॉर्मल बॉन्ड एंगल। ठीक है, in acyclic compounds there is no distortion of bond angle due to free rotation, so all conformations have zero strain in the acyclic compound। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन को थोड़ा सा समझने के लिए कुछ है क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर हमारा सिंपल कंपाउंड होगा, ठीक है, जहां पे साइकिल नहीं होगी, रिंग नहीं होगा, इसको बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो एसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपको क्या एंगल स्ट्रेन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये एंगल स्ट्रेन वाली जो कहानी है वो कहां पे बच्चे स्टार्ट होती है? साइक्लिक कंपाउंड के साथ। तो जो एंगल स्ट्रेन है वो कहां पे मिलता है? साइक्लिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। जो हमारे एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स में एंगल स्ट्रेन की कहानी नहीं आती है। ठीक है, तो ये एंगल स्ट्रेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं और रियल बॉन्ड एंगल क्या है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या है, उन सब के बेस पे हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कशन। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सबसे पहला हमारा जो रिंग है वो 3 कार्बन से ही बनता है। ये आपका साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल बच्चों मिलता है, दिस इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, बट रियल बॉन्ड एंगल बच्चों यहाँ पे कितना होता है? 109.5 डिग्री, बिकॉज ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 4 सिग्मा मिलते हैं, आप चेक कर सकते हो ना यहाँ पे। ठीक है, ये साइक्लोएल्केन्स है, हाइड्रोजन है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 और 1 4, 4 सिग्मा आपको मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा कि ये जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 का मतलब है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में आपको ज्योमेट्री मिलेगी, तो बॉन्ड एंगल विल बी 109.5 डिग्री। तो दिस बॉन्ड एंगल इज रियल बॉन्ड एंगल। ठीक है, रियल बॉन्ड एंगल आपका ये होगा।
लेकिन एक्सपेक्टेड बच्चों क्या हो चुका है, वो 60 डिग्री, बिकॉज जो रिपल्शन होता है यहाँ पे 60 डिग्री आपको यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल। तो एंगल स्टेन हम कैसे निकालते हैं रिपल्शन, तो जो आपका रियल बॉन्ड एंगल है माइनस कर दो बेटा एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो यहां से हम माइनस करेंगे इसको, तो फिर यहां से जो वैल्यू थोड़ा वैल्यू बेटा बताएगी आपके एंगल स्ट्रेन। तो जो वैल्यू आएगी एंगल स्ट्रेन की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो मतलब जहां पे आपका एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की साइक्लो एल्केन्स की उतनी कम होगी, और जहां पे आपका एंगल स्ट्रेन की वैल्यू जितनी कम आएगी, वहां पे आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? तो देखो बच्चों, एक मैं थ्योरी थोड़ी सी और आपको अपनी साइड से बताता हूँ। देखो, जब भी हम बात करते हैं कन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, तो वहां पे एक थ्योरी बेटा होती है, साइंटिस्ट का नाम है बेयर्स, ठीक है, VAE/ER, ठीक है, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। जो हम लोग स्ट्रेन पढ़ रहे हैं ना, वो यही थ्योरी है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन का मतलब बच्चों होता है आपका रिपल्शन, ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब ये बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी एक्चुअली बोलती क्या है, वो भी थोड़ा समझते हैं। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी बेटा ये बोलती है, अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब आपको पता है रिपल्शन, अमाउंट ऑफ स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, ठीक है, हम लिख सकते हैं टू द बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब ये बॉन्ड एंगल जो आपको डिफाइन हो रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे, क्या डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका एंगल है, मैं बोल सकता हूं द एंगल थ्रू विच ए वैलेंसी बॉन्ड ड्राइव्ड फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन, मतलब जो नॉर्मल पोजीशन उसकी रहेगी, वो नॉर्मल पोजीशन वो उस तरीके से आपको डिफाइन होगा ही नहीं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, ऑर्बिटल पिक्चर दूं आपको, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको ऑर्बिटल पिक्चर बताऊं इसकी, पहला मॉलिक्यूल आपको पता है जो होता है आपका प्रोपेन। तो नॉर्मल प्रोपेन कैसा बनेगा, आप बताओ मुझे। नॉर्मल प्रोपेन जो होगा, वहां पे जब आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तो रियल आपका केस कैसा बनेगा इसका। तो रियल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो देखो, यहाँ देखो, रियल स्ट्रक्चर में एक कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दूसरा कार्बन यहाँ पे आएगा, थर्ड कार्बन यहाँ पे आएगा, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा होता है, मतलब इसका ये एक लोब्स आएगा, यहाँ से इसका लोब इस तरीके से आएगा, ठीक है, इसके लोब की बात करें तो ये इस तरीके से डेवलप होगा, तो एक सिग्मा यहाँ बनेगा, ये वाला सिग्मा यहाँ बनेगा, ठीक है। और फर्दर देखो, यहाँ पे बाकी जो हाइड्रोजन होंगे वो अपने ओवरलैप करेंगे एस के साथ, ठीक है। आप इधर भी ओवरलैप करा सकते हो कि भाई इसका यूं आपको दिख रहा है, तो इसके साथ आपको यहाँ पे इस तरीके से ओवरलैपिंग सिग्मा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आपको मिलता है, ये बॉन्ड एंगल जो मिलता है वो मिलता है 109.5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये टर्मिनल पोजीशन को, अगर इस टर्मिनल पोजीशन को मैं यहाँ पे ज्वाइन करा देता हूँ, तो ज्वाइन कराने पे ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, बताओ बच्चों, ऑर्बिटल्स एक दूसरे क्लोज आएंगे ना। ये तो आपका नॉर्मल, ये जो मैंने बताया दिस इज एक्चुअली नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है, नॉर्मल प्रोपेन। और अगर यहाँ पे आपको साइक्लिक प्रोपेन बनाना है, तो आपको ये लास्ट वाली जो ऑर्बिटल्स है क्लोज लाना पड़ेगा। तो क्लोज लेके आएंगे तो क्या है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा ना, 1 2 3। अगर आप इस टर्मिनल हाइड्रोजन को, कार्बन को इस कार्बन से मीट करा दो आप सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो आपका बन जाएगा ना स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन लाइक दिस। तो वही यहाँ पे आपकी जब ये इस तरीके से जब एक दूसरे क्लोज आएंगे टर्मिनल पोजीशन वाले कार्बन के ऑर्बिटल्स, तो क्या बनेगा, एक कार्बन तो वहीं रहेगा, ये कार्बन यहाँ पे आ जाए, ये कार्बन यहाँ पे, तो इनको ओवरलैपिंग समझो। ओवरलैपिंग क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से डेवलप होगा, यहाँ पे डेवलप होगा, ये इसको ओवरलैप करेगा, ये इसको ओवरलैप करेगा, इसका ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा, वो इसको ओवरलैप करेगा, करेगा ना इस तरीके से। बताओ बच्चों, तो जब ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक सिग्मा यहाँ से बनेगा, ये सिग्मा यहाँ से, ये सिग्मा यहाँ से। तो रियल बॉन्डिंग कितना है वो देखो, ये है जो आपके नॉर्मल पोजीशन में था हमारा मॉलिक्यूल। जब ये साइक्लिक पोजीशन में आया, तो कहीं ना कहीं इसका बॉन्डिंग क्या एग्जैक्टली जो ऊपर वाला था वही बना रहेगा। बताओ बच्चों, वो तो नहीं रहेगा ना,
क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो बच्चों यहाँ पे कितना आता है, वो आता है 60 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। तो अब जो ऑर्बिटल्स की पोजीशन थी, एक्चुअल पोजीशन थी फर्स्ट केस नॉर्मल प्रोपेन में, वो आपकी बैंड हो चुकी है, मॉलिक्यूल्स बैंड हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्बिटल्स काफी क्लोज आ गए हैं। तो पहला वाला केस था नॉर्मल प्रोपेन, सेकेंड वाला केस था आपका ये साइक्लोप्रोपेन। तो इन दोनों के बीच में ऑर्बिटल्स कहाँ पे ज्यादा दूर दूर है, कहाँ पे ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो नॉर्मल प्रोपेन में, तो वहां पे ओवरलैपिंग कम होगी, वहां पे ओवरलैपिंग कम होगी, तो मॉलिक्यूल्स अधिक स्टेबल नॉर्मल प्रोपेन में होगा, साइक्लोप्रोपेन में आपका अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल्स क्लोज आ चुके हैं, मतलब जो बॉन्ड पेयर्स है ना वो क्लोज आ चुके हैं बच्चों, यहाँ बॉन्डिंग हो रही है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो ओवरलैपिंग होने से बॉन्ड बनता है ना, प्योर पी की ओवरलैपिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो बेटा बॉन्ड पेयर्स है ना वो क्लोज आ चुके हैं, आप इसको ऐसे समझ लो, इसका रियल फॉर्म ये मान लो आप, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हर बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इतने क्लोज आ चुके हैं, रिपल्शन होगा, तो जो रिपल्सन होगा मतलब वो एनर्जी है, स्ट्रेन, तो जो रियल बॉन्ड एंगल है उसमें से माइनस करूंगा मैं आपके इस एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल को, और यहां से आपका जो वैल्यू निकलेगा उसको मैं इनवर्सली प्रोपोर्शन लेके आऊंगा स्टेबिलिटी के साथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात सभी बच्चों क्लियर है? बताओ जल्दी से। ऑर्बिटल्स की अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, बताओ भाई सभी लोग। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग डेविएशन, ठीक है। तो जो आपका डेविएशन है, डेविएशन कितना होगा नॉर्मल एल्केन से साइक्लो एल्केन में जब मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होगा, तो डेविएशन की बात करते हैं तो डी, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला बचना 1/2 ब्रैकेट के अंदर वही 109.5 डिग्री माइनस कर देना जो आपका बैलेंसी एंगल है, ठीक है, जो आपका बैलेंसी एंगल जो निकल के आएगा, ठीक है, साइक्लो एल्केन्स के अंदर। तो देखते हैं फर्स्ट निकलते हैं बच्चों, बताओ सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन जो इंपॉर्टेंट, मैं उसी की बात कर लेता हूं। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में डेविएशन कितना होगा, बताओ बच्चों आंसर। साइक्लोप्रोपेन में डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, कितनी आएगी? तो फॉर्मूला आपका वही है 1/2 ब्रैकेट में 109.5 डिग्री कर लो, माइनस कर लो यहाँ पे आपका 60 डिग्री बैलेंसी एंगल होता है साइक्लोप्रोपेन में, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो समथिंग आपका 24 डिग्री के समथिंग आपको कुछ वैल्यूज आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है ये। इसके बाद देखेंगे हम लोग सेकेंड, हाँ सेकेंड में हम बात करेंगे तो साइक्लोप्रोपेन हो चुका है, अब आते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो सेकेंड हम बात करेंगे साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन बच्चों क्या बोलता है, यहाँ पे डेविएशन कितना आएगा, सॉल्व करो जरा। तो वही 1/2 ब्रैकेट में 109.5 डिग्री माइनस बच्चों कितना करेंगे बताओ, साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल बेटा बैलेंस एंगल कितना होगा, साइक्लोब्यूटेन तो याद है ना यू बनता है इस तरीके से, यहाँ पे ये बनता है इस तरीके से बेटा, तो 90 डिग्री एंगल आपको मिलेगा ना, यस उसको उठा के माइनस कर देंगे, तो समथिंग कितनी वैल्यू आएगी बताओ बेटा, यहाँ पे कितना एंगल आपको मिल जाएगा? हाँ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो 9 डिग्री के समथिंग कुछ आएगा, आप लोगों ने निकाला होगा 9 डिग्री के समथिंग निकल के आता है, एक्सपेक्टेड एंगल ही ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड, थर्ड मैं पूछूं आपसे तो बेटा साइक्लोपेंटेन कैसे बनता है, तो आप बोलोगे सर साइक्लोपेंटेन यूं बनता है इस तरीके से, तो साइक्लोपेंटेन के अंदर डेविएशन कितना होगा, साइक्लोपेंटेन में डेविएशन कितना होगा बच्चों, तो ये आपका फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट में 109.5 डिग्री माइनस बच्चों कितना करेंगे बताओ 108, साइक्लोपेंटेन में जो एंगल आता है ना बैलेंस एंगल दैट विल बी दी 108, ये ध्यान रखना, और इसको अगर माइनस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा बताओ जरा, कितना आना चाहिए, ये तो बड़ा समथिंग आपका 2 के अराउंड ही जा रहा है, उसे कैंसिल करोगे तो कितना लगभग कितना आएगा मुझे बताओ, ये तो लगभग क्लोज वैल्यूज हैं, दोनों ही क्लोज वैल्यूज हैं समथिंग, है ना। तो 0 डिग्री से ना थोड़ा सा ऊपर आता है, हाँ 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर 0.7 समथिंग, हाँ 0.7, बहुत बार इसको 0.8, हाँ 0.8 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से भी बहुत बार लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन में कितना होगा बेटा डेविएशन बताओ, सर फोर्थ केस। सर हाँ वैल्यूज दी होंगी,
कौन सी बेटा? एंगल की। नहीं, एंगल की वैल्यू बस अभी अभी देख लो, बस सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस यही चारों केस है। फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। एंगल आपका फिक्स है ये आपका यहाँ 60 होता है, यहाँ पे 90 होता है, ये 108 होता है, और अभी जो आने वालों से 120 होता है साइक्लोहेक्सेन में ना, वो फिक्स बॉन्ड एंगल्स हैं। जो बैलेंसिंग एंगल है ना वो फिक्स है। वो क्वेश्चन में दिए जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो देखो साइक्लोप्रोपेन का तो हर किसी को याद है सर, 60 डिग्री होता है, दिखता है। साइक्लोब्यूटेन भी क्या 90 आपको याद है। साइक्लोपेंटेन में आपका क्या है 108, 90 थोड़ा अधिक हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन में 120 होता है बस। नहीं, इसके बाहर केस नहीं आएगा। नहीं नहीं, इसके बाहर केस नहीं आएगा। पिछले मैं 20 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 20 ईयर्स पहले आप तो यहाँ शायद दुनिया में भी नहीं थे, 20 ईयर्स पहले बहुत आप तो 20 ईयर्स में, 20 ईयर्स जब से एग्जाम चल रहे हैं चीजों के, तब से बता रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन के ऊपर नहीं आया, साइक्लोप्रोपेन से कम नहीं आया। तो ये आप मेरी बात ध्यान रखो, मैं वही लिमिटेड केस आपको पढ़ा रहा हूँ। माइनस कर देते हैं 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ बेटा 120 डिग्री को माइनस करो जरा, तो कितनी वैल्यू आएगी? माइनस में आएगी। माइनस में 5 डिग्री पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। हाँ, आप निकल ना 5 डिग्री समथिंग कुछ नहीं, माइनस में निकल के आ रही है। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्टेबिलिटी को लेके। तो स्टेबिलिटी मैंने क्या पढ़ाया था कि जो आपका डेविएशन निकल के आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। होता है कि नहीं होता है बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था आपका, जो आपका डेविएशन एंगल निकल के आएगा, वही हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैंने बोला था जहां डेविएशन एंगल कम होगा वहां पे स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी। तो मुझे बताओ बच्चों, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इन सब में से सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसकी? ऑब्वियसली बच्चों साइक्लोहेक्सेन की होगी ना। सभी लोग बताओ मुझे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आ गया? कैसे डिसाइड करना है? इतनी बात कंफर्म है सभी को? जल्दी से बताओ। क्लियर है बच्चों? ओके। इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा हीट ऑफ कंबेशन को लेकर। क्वेश्चन यहीं पे आता है, हीट ऑफ कंबेशन। हीट ऑफ कंबेशन, ये जो साइक्लोप्रोपेन से लेके साइक्लोहेक्सेन तक हम लोगों ने पढ़ा, हमने एंगल्स निकाले। तो क्वेश्चन में पूछूंगा कि आपकी हीट ऑफ कंबेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो हीट ऑफ कंबेशन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान देना, HOC, हीट ऑफ कंबेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बच्चों किसके? हम हीट ऑफ कंबेशन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, इन पे क्वेश्चन आएगा साइक्लिक वाली पार्ट में। तो हीट ऑफ कंबेशन उसकी ज्यादा होती है जहां पे आपका डेविएशन कम होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ लिया? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है? अधिक। तो बेटा जहां पे डेविएशन आपका कम होगा वहां पे हीट ऑफ कंबेशन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। जहां डेविएशन ज्यादा आ रहा था वहां पे हीट ऑफ कंबेशन की वैल्यू कम होगी। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर बच्चों बताओ क्या होगा? ये रिलेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा कौन सा होगा? साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक थी तो इसकी हीट ऑफ कंबेशन सबसे ज्यादा होगी। फिर कौन आएगा? साइक्लोपेंटेन आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इसके बाद कौन आएगा? साइक्लोब्यूटेन। अरे बच्चों बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जल्दी से बताओ। क्लियर है? और इसके बाद आपके सबसे लास्ट में आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन। सभी को बात क्लियर हो रही है? तो हीट ऑफ कंबेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको सीधा आपको सॉल्व करना है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों मैं पूछूं यहां से एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। जेईई एडवांस के अंदर डिस्कस किया गया है कि हीट ऑफ कंबेशन, हीट ऑफ कंबेशन, हीट ऑफ कंबेशन पर CH2 मॉलिक्यूल। जो CH2 बॉन्ड मिलता है ना बीच में, आपको हर जगह पता है कि साइक्लोएल्केन में CH2 मिलता है, कोई सा भी देख लो आप, हर जगह CH2 मिलेगा, मिलेगा ना बच्चों? CH2 है ना, जितना भी कार्बन है वो CH2 में ही आपको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हीट ऑफ कंबेशन पर CH2 पे भी क्वेश्चन आया है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो हीट ऑफ कंबेशन पर CH2 की बात करें तो सबसे अधिक बच्चों रहता है आपके साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन का सबसे अधिक होता है पर CH2 कंबेशन। फिर उसके बाद आता है आपका साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन मतलब जो हीट ऑफ कंबेशन पर CH2 है, मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन।
जहाँ डेविएशन अधिक होगा वहां पे आपको सबसे ज्यादा हीट ऑफ कमीशन पर CH2 मिलेगा। फिर आपके साइक्लोब्यूटेन के बाद आपको आएगा वही साइक्लोपेंटेन आ जाएगा। ठीक है, सीधे क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स देखिए बिल्कुल आसान से जाते हैं, कुछ नया नहीं करना होता यहाँ पे। साइक्लोहेक्सेन सबसे लास्ट में आ जाएगा। इतनी बात सभी सर क्लियर है? यही 4 कंपाउंड होते हैं क्या बेटा? हर बार? यही 4 कंपाउंड होते हैं क्या? यही 4 होते हैं, बाकी नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको मिल जाता है प्लीज आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है? आपको नहीं मिलेगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन आगे, वैसे तो बेटा देखो क्या है मैं आपको बताऊं, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स इन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे, लास्ट पॉइंट है ये, कन्फॉर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में जो हमारा कन्फॉर्मेशन है ना, वो किस तरीके से आएगा, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट साइक्लोहेक्सेन, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी बेटा क्या हो रही थी, सबसे अधिक आ रही थी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि साइक्लोहेक्सेन में हमारी कन्फॉर्मर्स कैसे बनते हैं और क्या होता है। तो इसमें डिफरेंट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। अब वो फॉर्म आपकी हम डिसाइड कैसे करते हैं, तो जिसको मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, 2 चीजें आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको इसकी चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म होती है, ठीक है, उस चेयर फॉर्म को देखो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 2 कार्बन ले लिया मैंने इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सेन ना बच्चों बना लो आप, तो आप कंपेयर करने में भी आपको आसानी होगी। ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बाकी आप हर जगह 2-2 हाइड्रोजन को लिंक कर लेना। इसके बाद यहाँ से कनेक्टिविटी यूं यहाँ पे आएगा, ये हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, इसके साथ ये कनेक्टिविटी होगी इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसके बाद एक हाइड्रोजन इधर होगा, और ये बैक साइड से यहाँ पे आएगा, और ये यूं यहाँ पे कनेक्ट होगा, और नीचे यहाँ पे ये हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं, 1 2 3 4, बाकी और बनाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से टोटल आपके 6 आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, 6 आपके कार्बन है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन? देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। पहले तो कार्बन चेक कर लो, कार्बन क्या 6 आपको दिखेंगे यहाँ पे, पहले वो भी समझना जरूरी है। तो कार्बन 6 आपको मिलेंगे डेफिनेटली यहाँ पे। देखो फर्स्ट एक यहाँ कार्बन हो जाएगा, एक बैक साइड में 2 कार्बन यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, तो यहाँ भी 2 जोड़ लो आप हाइड्रोजन को, ये भी कार्बन ही है ना। ठीक है, इधर एक कार्बन है, एक इसके पीछे कार्बन है, टोटल तो 6 कार्बन हो गए ना। क्लियर है सभी को? और नाउ चेक करो बेटा हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सभी को समझ में आ रहा है? ये फॉर्म बेटा मैंने जो बनाई हुई है, ये सभी क्लियर हो रही है? क्यों हो रही है बताओ? दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। यस, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्लियर हो रहा है साइक्लोहेक्सेन का? बिल्कुल। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर इस फॉर्म को मैं अगर चेयर फॉर्म की तरफ लेके जाऊं, तो चेयर फॉर्म में देखो ये कैसे बनता है। मतलब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से जाएगा। इसकी मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूल्स की, ये इससे ऐसे ज्वाइन होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, एक आपका ये H, एक हाइड्रोजन आपका H। ये मुझे बताओ इसमें से एक्सियल कौन है, इक्विटोरियल कौन है? एक्सियल कौन है, इक्विटोरियल कौन होगा? तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये एक्सियल होगा, ठीक है, और ये आपका इक्विटोरियल होगा। ये एक्सियल है, ये आपका इक्विटोरियल है। एक्सियल इक्विटोरियल के वाले हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन आपको साइक्लोहेक्सेन्स में देखने को मिलते हैं, एक आपके एक्सियल टाइप के और दूसरे आपके इक्विटोरियल टाइप के। तो 2 टाइप के आपको 2 टाइप्स के हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पहले भी क्लास ऑफलाइन के सेशन के टाइम मैंने पढ़ाया था एक्सियल और इक्विटोरियल को, इजी मेथड क्या है पहचानने का। समझ में आ रहा है सभी को यहां तक? अब इसके बाद इसकी एक्सियल इक्विटोरियल एक साथ पढ़ते हैं। देखो
तो मैं बनाता हूं फिर से इसकी चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की, ये इस तरीके से यहाँ पे, और ये, ठीक है। अब इसमें एक्सियल और इक्विटोरियल को करते हैं क्लियर। देखो पहले इसमें एक्सियल की बात कर लो। एक्सियल में एक ये आ जाएगा एच ए, ये सारे के सारे मैं एक्सियल ही बना रहा हूं, ठीक है, एच ए। और इसमें ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ये आपका एच ए, यहाँ पे आपका ये एच ए, ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपका एच ए। ये सारे के सारे एक्सियल हाइड्रोजन है। ये जितने भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं बेटा, ये सारे के सारे एक्सियल हैं। अभी आते हैं इक्विटोरियल पे। ये सब एक्सियल हो चुके हैं, इसके बाद मैं बात करूंगा इक्विटोरियल पे। तो वही सेम स्ट्रक्चर आपके चेयर फॉर्म बना लेते हैं फिर से अपन यहाँ पे इस तरीके से, यूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि हम इक्विटोरियल को डिजाइन कैसे करते हैं, मैंने बताया था। ये इसके क्लोज आएगा, याद करो बच्चों अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये इक्विटोरियल हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, ये इसके पास में आएगा, ये भी आपका इक्विटोरियल, ये भी इजी मेथड मैंने बताया था वही है, ठीक है। इसके बाद ये इसकी तरफ डिफाइन होगा ये इक्विटोरियल, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये इधर डिफाइन होगा आपका ये इक्विटोरियल। क्लियर है? हॉरिजॉन्टली इनवर्ड, हाँ, हॉरिजॉन्टली इनवर्ड, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका एक्सियल का था, ये आपका इक्विटोरियल का है। तो ये मैं बना सकता हूँ कि बेटा यहाँ पे आपको ये जो डिफाइन किया जा रहा है, दिस इज एक्चुअली इक्विटोरियल बॉन्ड, और यहाँ पे डिफाइन किया गया है ये आपका एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड एंड इक्विटोरियल बॉन्ड। अब एक क्वेश्चन ये है कि साइक्लोहेक्सेन सारे के सारे कार्बन कैसे होते हैं, मुझे बताओ, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, सारे के सारे कार्बन की ज्योमेट्री बच्चों क्या होगी, बताओ साइक्लोहेक्सेन में। वैसे तो सारे के सारे कार्बन किसी भी साइक्लो एल्केन्स के अंदर अपनी सबसे स्टेबल पोजीशन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बात सुन लो ध्यान से, तभी मैं टेट्राहेड्रल में से माइनस कर रहा था, मोस्ट स्टेबल आपकी टेट्राहेड्रल होती है। तो साइक्लोहेक्सेन अपने आप में सारी की सारी जो कार्बन है साइक्लोहेक्सेन में, वो अपनी मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल, वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को, तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को वो मेंटेन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बच्चों बताओ, टेट्राहेड्रल पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा यह था कि यहाँ पे डेविएशन कितना आया था, मतलब साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे थे डेविएशन कितना आया था, माइनस में आया था। याद होगा बच्चों आपको, माइनस में आया था ना। तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे अधिक हो रही थी, हाँ बिल्कुल माइनस में आया था। इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही थी, सबसे अधिक हो रही थी। तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी अगर है तो साइक्लोहेक्सेन नियर अबाउट टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ डेविएशन डेविएशन होता तो है लेकिन बहुत अधिक नहीं होता। तो मतलब जो टेट्राहेड्रल पोजीशन है वो टेट्राहेड्रल पोजीशन की तरह ही यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्डिंग के लगभग आपको डिफाइन। तो इसकी ज्योमेट्री में बहुत अधिक चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन हमारी सबसे अधिक स्टेबल पोजीशन है। अगर सबसे अधिक स्टेबल पोजीशन है तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये जो रूम टेम्परेचर पे इसकी जो वन फॉर्म है, जिसकी जो चेयर फॉर्म है, इसकी जो चेयर फॉर्म है एट रूम टेम्परेचर, चेयर फॉर्म जो है वो रूम टेम्परेचर फ्लिप होती है। फ्लिप का मतलब बेटा चेंज होना, ठीक है, रोटेट कर जाना, ठीक है, अपोजिट हो जाना, फ्लिपिंग करती है ये। इसकी जो चेयर फॉर्म है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे फ्लिप कर जाती है बेटा दूसरी फॉर्म के अंदर। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो आपके एक्सियल बॉन्ड है बेटा वो चेंज हो जाते हैं किसमें, इक्विटोरियल के अंदर, रूम टेम्परेचर पे। और एक्सियल वाले बच्चों चेंज किसमें हो गए, आपके इक्विटोरियल में। तो ये आपस में इंटरचेंज होता रहता है। रूम टेम्परेचर पे एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। एक्सियल बॉन्ड जो है वो आपकी इक्विटोरियल में चेंज हो गई। इक्विटोरियल जो बॉन्ड है वो एक्सियल में आपके फ्लिप होती रहती है, कन्वर्ट होती रहते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात सभी बच्चों क्लियर है क्या? रूम टेम्परेचर पे ही फ्लिपिंग इसमें होती रहती है, बिल्कुल। अब देखेंगे यहाँ पे कि इसके जो रिंग फ्लिपिंग की कहानी है वो कैसे है, ध्यान देना। मैं पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्म बना रहा हूँ, चेयर फॉर्म। देखो इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आपका एटम है ये एक्सियल वाला, और ये आपका यहाँ पे है इक्विटोरियल वाला, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से अगर रिंग की फ्लिपिंग होगी, रिंग अगर आपका फ्लिप करेगा तो क्या होगा और क्या आंसर आपका बनेगा। तो फ्लिपिंग होने से पहले समझ लो फ्लिपिंग होने की कहानी क्या है। यहां से
यहाँ से जो फॉर्म दिख रही है ना, ये वाला बॉन्ड मैं पहले एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड इधर, ठीक है। और इसको बैक साइड लेके आ जाओ इस तरीके से, और इसको यूं बैक साइड लेके आ जाओ। बात समझ में आ रही है क्या? तो जो नीचे वाला, देखो मैं क्या करूं, जो नीचे की तरफ दिख रहा है ना, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, समझो ध्यान से, नीचे की तरफ आपको ये वाला कार्बन दिख रहा है ना, यूं ये वाला, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फ्लिपिंग हो रही है। और ये जो ये वाला जो सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, ये फ्लिप करके नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। ये मेरी बात समझ में आ रही है? फ्लिपिंग को समझो। बाकी बीच में जो बॉन्ड दिख रहे हैं वो चेंज नहीं होने वाले। इसमें एक तो ये वाला बॉन्ड नहीं चेंज होगा, एक ये वाला बॉन्ड है, ये अपनी पोजीशन पे चेंज नहीं होने वाले, बस ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, फ्लिपिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नीचे वाला जो बॉन्ड दिख रहा था ना, ये चेयर फॉर्म दिख रही है ना बेटा, ये चेयर फॉर्म ही तो है। देखो यूं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है ना, दिस इज चेयर फॉर्म एक्चुअली, दिस इज चेयर फॉर्म। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये चेयर की तरह है। देखो ये यूं आया, फिर से ऐसे गया, फिर ये गया। ये चेयर है कि नहीं बेटा, बताओ जल्दी से। ये चेयर फॉर्म आपको समझ में आ रही है ना? पहले तो बताओ। बस ये जो नीचे वाला, ये जो आपको कार्बन दिख रहा था, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? मैं फ्लिपिंग की बात कर रहा हूं। तो रिंग फ्लिप कैसे कर रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, तो इसमें जो टर्मिनल वाले कार्बन से वही चेंज होंगे। तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा ना? बताओ। तो नया मॉलिक्यूल क्या बनेगा? बताओ नया मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? नया मॉलिक्यूल जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना। ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके डेवलप हो जाएगा। इसको यहाँ लेके जाओ, फिर इसको यहाँ पे, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लो, इसको इससे बीट करा दो, यही तो बनेगा ना। इसमें आपका ये वाला हाइड्रोजन एक्सियल और ये वाला हाइड्रोजन आपका इधर हो जाएगा इक्वेटोरियल। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कि ये वाला बॉन्ड को मैंने ऊपर शिफ्ट कराया। देखो आप यहाँ पे, ये इसकी नीचे की तरफ आ गया, आया कि नहीं आया? तो ये भी क्या, ये भी तो चेयर ही फॉर्म है ना, ये भी तो चेयर फॉर्म है, कोई बोट फॉर्म तो वही नहीं है। अगर इसमें ऐसा होता कि सिर्फ एक साइड वाला ऊपर की तरफ शिफ्ट होता और दूसरी साइड वाला एच जैसा है वैसे ही बना रहता, तो ये बोट फॉर्म बन जाती। समझ में आ रहा है? तो जब एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में अगर चेंज होती है, तो वहां पे जो आपका आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कैपिटल के आता है, उसकी वैल्यू होती है बच्चों ऑलवेज वन, ऑलवेज वन। सेम फॉर्म से सेम फॉर्म में फ्लिपिंग होती है, तो वहां पे के की वैल्यू कितनी आती है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, आपकी वन आती है। और दोनों की दोनों चेयर फॉर्म है, और दोनों की दोनों फॉर्म कैसी है, स्टेबल है। दोनों की दोनों फॉर्म कैसी है आपकी, है स्टेबल फॉर्म। समझ में आ रहा है सभी को यहां तक? बताओ सभी लोग। ठीक है, बस रोटेशन कराना और कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत सारी फॉर्म आपके यहाँ पे जनरेट होती जाएंगी, एक को ऊपर करो, दूसरे को नीचे करो, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट को बात कर लेते हैं। तो अगर मैं चेयर फॉर्म की बात करूं तो बच्चों कैसा बनेगा, बताओ सीधा सा बताओ। चेयर फॉर्म की बात करूं, पढ़ाया था हम लोगों ने, पढ़ा था, यस। इसको अपन यू ले लेते हैं, और ये इस तरीके से हो गया ना चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन्स की ये कौन सी हो गई है, फर्स्ट चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। इसमें स्टेबिलिटी वगैरह के ऑर्डर आते हैं, पहली फॉर्म। दूसरी फॉर्म की बात करूं तो दोनों को ऊपर उठा दो, मतलब ये तो ऊपर ऑलरेडी है, इसको भी ऊपर लेके चले जाओ। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेक्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, बताओ। सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऐसी आपकी बनेगी, मैं बोलता हूँ यहाँ पे ट्विस्ट बोट फॉर्म होती है, मतलब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और बाकी इसके साथ ये इधर रोटेट करेगा, ये यहाँ पे रोटेट करेगा, और ये ऐसे जाएगा, इससे मीट करेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये इस तरफ, और ये इससे मीट करेगा। थोड़ा सा इसको ना क्लियर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बॉन्ड क्लियर हो जाए। यहाँ पे इसको अपन ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, ये सेकेंड फॉर्म, दिस इज ट्विस्ट, ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म। बीच के बॉन्ड को भी इस तरीके से क्रॉस कराया मैंने, और दोनों साइड से जो आपके कार्बन उनको भी मैं ऊपर लेके गया, दिस इज ट्विस्ट बोट फॉर्म। थर्ड फॉर्म की बात करें, ओनली बोट फॉर्म, तो बोट फॉर्म में दूसरे वाले फॉर्म के ऊपर लेके चले जाओ, तो बोट फॉर्म तो सिंपल ही है। तो बोट फॉर्म कैसे बनेगी वो देख लो, इस तरीके से, एक तो ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये इधर, दिस इज ओनली बोट फॉर्म।
और फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो एक हाफ चेयर फॉर्म होती है। तो हाफ चेयर फॉर्म में क्या करेंगे कि इस वाले को हम उठा के लाएंगे इस पोजीशन पे, इस तरीके से, और जो उधर है वो ऐसे वैसा बनेगा, बस इतना ही करेंगे चेंज। तो फोर्थ फॉर्म में क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये ऐसा, और ये सामने आपका फ्रंट पे एज इट इज, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, फ्रंट पे आपका ऐसे सेम रहेगा, ठीक है। तो नीचे से उठकर वो हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, बस यहाँ। तो ये जो फॉर्म मिल है ये आपकी होती है हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है, हाफ चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म एंड आपकी हाफ चेयर फॉर्म, इन्हीं पे ही क्वेश्चंस आपके डिस्कस होंगे और कैसे इनको आंसर करना है। कि सबसे अधिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो पहले बात करते हैं एनर्जी का ऑर्डर। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इनका, एनर्जी का ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा फर्स्ट चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म की एनर्जी सबसे अधिक होगी। फिर उसके बाद बच्चों चेयर फॉर्म की एनर्जी सबसे अधिक होगी या कम होगी, पहले ये बताओ भाई। चेयर फॉर्म में तो सारे के सारे जो ऊपर वाला कार्बन ऊपर की तरफ है, नीचे वाला नीचे की तरफ है, तो कोई यहाँ पे तो कोई आपका ऐसा कोई स्टैंड डेवलप हो नहीं रहा है, रिपल्शन भी नहीं आएगा भाई। यहाँ पे रिपल्शन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड भी क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ भी रिपल्शन हो सकता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि एनर्जी सबसे अधिक किसकी होगी, क्या आपके फर्स्ट फॉर्म की होगी एनर्जी अधिक, नहीं, फर्स्ट की थोड़ा एनर्जी ऑब्वियसली कम ही होने वाली है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो आपका चेयर फॉर्म है, चीजें आपकी दूर दूर है, ठीक है। तो एनर्जी की बात करते हैं, सबसे कम आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट चेयर फॉर्म, सबसे कम चेयर फॉर्म हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा इसके बाद, ट्विस्ट बोट आएगा, ट्विस्ट बोट फॉर्म, मतलब इसको मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड पहले ना, मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं तो एनर्जी का उल्टा कर देंगे। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर आएगा। फिर कौन आएगा आपका, ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, और ट्विस्ट बोट फॉर्म के बाद आता है आपका बोट फॉर्म, और बोट फॉर्म के बाद आता है आपका हाफ चेयर फॉर्म। तो ये जो आपको मैंने ऑर्डर लिखा है ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सीधा क्वेश्चन आता है और सीधा आपको टिक करने होते हैं, ये आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और इसका रिवर्स कर देना तो आपको मिल जाएगा एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। इसको रिवर्स कर देना बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इसको रिवर्स कर देना तो आपको एनर्जी का ऑर्डर मिल जाएगा। सभी को समझ में आ गया। और इससे ग्राफ के बारे में अगर बात करूं, ग्राफिकल भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो कैसे बात करें, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से कि 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये इस तरीके से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये इस तरीके से। तो फॉर्म को कर दो रिप्रेजेंट, या अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म है, कम एनर्जी है, स्टेबिलिटी अधिक है, चेयर फॉर्म है, तो फिर ये वाली आपकी थर्ड फॉर्म है, या आपकी दूसरी फॉर्म है, या आपकी फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। हाफ चेयर दिख रहा है ना, हाफ चेयर, तो हाफ चेयर की एनर्जी सबसे अधिक है, देखो। तो ये जो ग्राफ है, उस ग्राफ को भी आपको ध्यान, तो बस यही आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है आपका आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, जीओसी सेकेंड। नेक्स्ट स्टार्ट होगा जीओसी सेकेंड। तो जीओसी सेकेंड में सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्वेंट के बारे में, और प्लस बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अटैकिंग स्पीसीज, मतलब रिएजेंट, रिएजेंट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों चीजों पे हम लोग करेंगे सबसे पहले डिस्कस कि हमारे सॉल्वेंट किस टाइप के हैं और हमारे रिएजेंट किस टाइप के हैं। क्लियर है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब कोई रिएक्शन लिखी जाती है तो उस रिएक्शन के अंदर बच्चों सबसे पहले आपके रिएक्टेंट आते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट। हम उन रिएक्टेंट के अंदर 2 कैटेगरी होती है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ से A+B, एरो पे मैंने लिख दिया यहाँ पे C, यहाँ पे लिखा है मैंने D, ठीक है। और उसके बाद बहुत बार यहाँ पे हीट वगैरह भी यूज करते हैं, और इसके बाद बच्चों यहाँ से बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट तो आपके सभी के सभी रिएक्टेंट ही होंगे, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट, ये होता है आपका मेन रिएक्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे जो C और D लिखा हुआ है, इसमें से आपका सॉल्वेंट कौन सा है और रिएजेंट कौन सा है। तो सॉल्वेंट बच्चों मान लेते हैं आपका C है, और D आपका यहाँ पे रिएजेंट। तो जो एरो पे लिखे जाते हैं ना, पहले उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि सॉल्वेंट और रिएजेंट ये क्या क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बाद बच्चों कहानी स्टार्ट हुई टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, उन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं डेप्थ। चलते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तो जीओसी सेकंड आपकी आप यहाँ से आज स्टार्ट हो रही है। तो जीओसी सेकंड के अंदर बच्चों सबसे पहला पॉइंट है सॉल्वेंट।
तो व्हाट इज द मीन ऑफ सॉल्वेंट? कोई बताएगा मुझे सॉल्वेंट क्या होता है? बताओ बच्चों प्लीज, व्हाट इज द मीन ऑफ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सॉल्वेंट तो बोलोगे सर सॉल्वेंट तो लिक्विड है, आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, तो मैं बोलूंगा इट इज ए लिक्विड, इट इज ए लिक्विड, ठीक है, which provide medium to the reaction। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, आप लोगों ने आंसर भी किया है, मैं चेक करता हूं। हैविंग मोर नंबर ऑफ मोल्स, whose number of moles are more? Exactly, अनन्या, शर्मिस, बिल्कुल। एवरी संडे ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ले सकते हैं क्या? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।